सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक वोकैबुलरी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यूट्यूब पर मैंने पोल किया था, आप सभी से पूछा था कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, जिसकी आपको एक कस्टम चॉइस भी दी थी कि आप अपने मनपसंद का टॉपिक बताइए, लेकिन आपने सबसे ज्यादा वोटिंग किया है वोकैबुलरी पर। तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो कि आपने शायद ही सुने होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीरीज को इसी तरह से चलाना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियोस आपको वोकैबुलरी के ही मिलेंगे। और अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला वर्ड जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, हीव। हीव का मतलब होता है जोर लगाकर कुछ उठाना। जब भी आप कुछ जोर लगाकर उठाएं, ताकत लगाकर किसी चीज को उठाएं, चाहे वो सूटकेस हो या फिर टीवी क्यों ना हो, सीआरटी टीवी की अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर वो उठाएं और जोर लगाकर किसी चीज को उठाएं तो आप वहां पर यूज करते हैं हीव का। हीव को उस सेंस में हम यूज करते हैं जब भी आप जोर लगाकर कोई चीज उठाएं। आइए समझते हैं, ऐसे सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसने भारी भरकम बैग अपने कंधे पर उठाया। उसने भारी भरकम बैग अपने कंधे पर उठाया। तब इसका इंग्लिश बनेगा, he heaved the bag onto his shoulder. He heaved the bag onto his shoulder, मतलब कि उसने भारी भरकम बैग अपने शोल्डर्स पर, अपने कंधों पर उठाया। अब यहाँ पर भारी भरकम के लिए हम कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिंपली हम हीव का यूज करेंगे, क्योंकि हीव का मतलब ही होता है कोई भारी चीज उठाना। तो यहाँ पर इस तरह का वर्ड आ जाए भारी भरकम तो कंफ्यूज मत रहिएगा, वहां पर हमें हीव का यूज करना है। फिलहाल देखते हैं दूसरा सेंटेंस। इस भारी भरकम अलमारी को उठाने में 4 मेंबर्स लगेंगे। इस भारी भरकम अलमारी को उठाने में 4 मेंबर्स लगेंगे। तब उसका इंग्लिश बनेगा, इट विल टेक 4 मेंबर्स टू हीव दिस अलमीरा। इट विल टेक 4 मेंबर्स टू हीव दिस अलमीरा, मतलब कि इस अलमारी को उठाने में 4 मेंबर्स लगेंगे। इतनी भारी ये अलमारी है, तो भारी भरकम कोई चीज अगर आप उठाएं उसके लिए हम यूज करते हैं हीव का। आज का दूसरा वर्ड है हैबल। हैबल का मतलब होता है कुशल या फिर होशियार। इफ समवन इज एट होम इन समथिंग, विल यूज द वर्ड हैबल। एट होम इन, एट होम का यूज मैंने आपको पढ़ा है, जिसका मतलब होता है अगर कोई पर्सन किसी काम में निपुण है, होशियार है, वो माहिर है उस काम को करने में, तो हम वहां पर एट होम का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम एट होम इन टीचिंग, आई एम एट होम इन इंग्लिश। मैं यहाँ पर एट होम का यूज करता हूं, मतलब कि मैं उस काम में निपुण हूं। यूज नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में चेक कीजिए, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए नया एक्सप्रेशन होगा। फिलहाल डिस्कस करते हैं हैबल को, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में माहिर है, कुशल है, होशियार है, उस सेंस में हम हैबल का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, ही इज अ हैबल डॉक्टर। ही इज अ हैबल डॉक्टर, मतलब कि वो एक कुशल डॉक्टर है, उसको सारी डॉक्टरी आती है, वो एक सर्जन है या फिर उससे बड़ी पोस्ट पर है। तो यहाँ पर ऐसा जो डॉक्टर जिसको सारा काम आता है, वो उस काम में माहिर है, उसे हम कहेंगे हैबल डॉक्टर। ही इज अ हैबल डॉक्टर। इसी तरह से कोई होशियार बच्चा, कोई होशियार स्टूडेंट अगर क्लास में है तो हम उसे कहेंगे ही इज अ हैबल स्टूडेंट। ही इज अ हैबल स्टूडेंट, मतलब कि वो एक होशियार विद्यार्थी है। अगर आपको अपनी क्लास में बार बार मॉनिटर बनाया जाता है और आप अपने काम को किसी अलग ढंग से करते हैं, दूसरों से अच्छा करते हैं और जल्दी करते हैं, होशियारी से करते हैं, तो आप एक हैबल स्टूडेंट हुए। तो यहाँ पर हैबल का मतलब होता है कुशल या फिर होशियार। अगला वर्ड है बज़र्क। बज़र्क का मतलब होता है गुस्से से पागल हो जाना या फिर आपा खो देना। इसे भी 2 सेंस में यूज किया जा सकता है, पहला पॉजिटिवली और दूसरा नेगेटिवली। मान लीजिए धोनी ने 6 मारकर गेम को फिनिश किया और सभी लोग अब पवेलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर ऑडियंस एकदम से उमड़ आए धोनी से ऑटोग्राफ लेने के लिए किसी भी काम से, तो यहाँ पर उस सेंस में अगर एक्साइटमेंट के कारण लोग अपना आपा खो दें, उस सेंस में हम यहाँ पर यूज करते हैं बज़र्क का। ये एक पॉजिटिव मतलब हुआ। इसी तरह से मान लीजिए कि गुस्से से आपा खो दे और 3-4 टिका दे,
उसे हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे तब भी हम बज़र्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सेंस दो हैं लेकिन इसे यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर एक्साइटमेंट के कारण लोग पागल हो जाएं तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं बज़र्क का, लेकिन अगर गुस्से से पागल हो जाए, दो चार टिका दे, उस सेंस में भी हम बज़र्क का यूज़ करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट देखकर इसे यूज़ करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लोग समझ जाते हैं कि किस सेंस में आप कहना चाहते हैं। फिलहाल देखते हैं इसका एक सेंटेंस, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब धोनी ने 6 मारा तो दर्शकों ने अपना आपा खो दिया। जब धोनी ने 6 मारा तो दर्शकों ने अपना आपा खो दिया, मतलब एक्साइटमेंट के कारण वो झूम पड़े, पागल हो गए। उस सेंस में हम यूज़ करते हैं बज़र्क का। तब इसका इंग्लिश बनेगा When धोनी hit a 6, the crowd went berserk. When धोनी hit a 6, the crowd went berserk. मतलब कि जो वहाँ पर बैठे दर्शक थे वो पागल हो गए खुशी के मारे, वो झूम उठे एक्साइटमेंट के कारण। उस सेंस में हम यूज़ करते हैं बज़र्क का। इसी तरह से देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। अगर हम उसे वहाँ बिना बताए जाएंगे तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। अगर हम उसे वहाँ बिना बताए जाएंगे तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। तब उसका इंग्लिश बनेगा If we go there without telling him, he will go berserk. If we go there without telling him, he will go बज़र्क। मतलब कि अगर हम वहाँ पर उसे बिना बताए जाएंगे तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड बज़र्क का, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी व्यक्ति अपना आपा खो दे एक्साइटमेंट के कारण या गुस्से के कारण, तब इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ किया जाता है। वैसे बज़र्क से याद आया कि अगर आपको गुस्से वाले वर्ड्स नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके लिए सारे नए वर्ड्स होंगे। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको इंग्लिश में गुस्सा करना भी आ जाएगा। अगला वर्ड है स्पार्स। स्पार्स के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब कि कोई चीज़ अगर बिखरी हुई पड़ी है तो उसे हम स्पार्स कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई चीज़ मात्रा में कम है, मतलब कि मान लीजिए उसका एक्चुअल क्वांटिटी 500 ml थी और वो बची 100 ml है, तो अपनी मात्रा में कम है, मतलब क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ कम है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्पार्स का। अब ज़रूरी नहीं कि आप इसे क्वांटिटी के लिए ही यूज़ करें। मान लीजिए आप में लैक ऑफ नॉलेज है, जितनी ज़रूरत है उससे कम है, तब भी हम स्पार्स का यूज़ करते हैं। फिलहाल देखते हैं इसे सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं। पहला सेंटेंस, अगर कोई चीज़ बिखरी हुई हो, जैसे हेयर, अगर बाल बिखरे हुए हैं तो हम स्पार्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्पार्स हेयर, मतलब कि बिखरे हुए बाल। इसी तरह से अगर आपकी बियर्ड ये भी बिखरी हुई है तो आप कहेंगे स्पार्स बियर्ड। इसी तरह से अब इसके दो और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस देखते हैं जो कि आप सुनते ही होंगे रियल लाइफ में। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। There is a sparse water in the well. अब यहाँ पर स्पार्स वाटर मतलब कि जितना पानी कुएं में होना चाहिए उससे कम है। There is a sparse water in the well. इसी तरह से during festivals teachers get sparse attendance. स्पार्स अटेंडेंस मतलब क्लास में अगर 72 बच्चे हैं और त्योहारों के दौरान अगर 20 बच्चे आ रहे हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी में कम हो गए, मतलब कि बच्चे जितने आने चाहिए तो उससे कम आ रहे हैं, मतलब कि मात्रा में कमी आई है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्पार्स का। सो ड्यूरिंग फेस्टिवल्स टीचर्स गेट स्पार्स अटेंडेंस, मतलब कि बहुत ही कम बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, सब छुट्टी मनाने जाते हैं। तो यहाँ पर स्पार्स अटेंडेंस मतलब कि जितनी अटेंडेंस होनी चाहिए उससे कम, स्पार्स वाटर जितना पानी होना चाहिए उससे कम। इसी तरह से अगर आप बात करें स्पार्स हेयर मतलब कि बिखरे हुए बाल, स्पार्स बियर्ड मतलब कि बिखरी हुई दाढ़ी, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं स्पार्स का। मतलब अगर कोई चीज़ बिखरी हुई है या फिर मात्रा में कम है उसे बताने के लिए हम स्पार्स का यूज़ करते हैं। कैसा लगा ये वर्ड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है थ्रैश। थ्रैश का मतलब होता है पीटना, मतलब कि अगर किसी को पीट रहे हैं तो उस सेंस में हम थ्रैश का यूज़ करते हैं। थ्रैश मतलब कि पीटना, बेरहमी से पीटना किसी को, वहाँ पर हम थ्रैश का यूज़ करते हैं। आइए समझते हैं इसे सेंटेंस में, क्योंकि मीनिंग छोटा सा ही था, इसे हम सेंटेंस में समझेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर सेंटेंस है, उसने अपने कुत्ते को छड़ी से पीटा। उसने अपने कुत्ते को छड़ी से पीटा। तब इसका इंग्लिश बनेगा He thrashed his dog with the whip. He thrashed his dog with the whip. Whip मतलब ऐसी छड़ी जिसमें रस्सी बंधी होती है या फिर जिसमें चमड़े का वो आगे बेल्ट होता है, ऐसी जो छड़ी आती है
उससे पीटा गया है, मतलब बहुत बेरहमी से पीटा गया है, उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड थ्रैश का। इसी तरह से देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। जब बचपन में आप छोटे थे तो आपने बहुत मार खाई होगी। जी मैंने तो बहुत मार खाई है। तो यहाँ पर उस सेंस में मैंने सेंटेंस को बनाया है। जैसे सेंटेंस है, When I was a kid, my father used to thrash me. When I was a kid, my father used to thrash me. Used to का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। इस वीडियो के बाद अगर ऊपर आई बटन में चेक कीजिएगा। यूज टू मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ की आदत थी या फिर कुछ चीज़ आप किया करते थे या फिर फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ हुआ करती थी, उस सेंस में हम यूज टू का यूज़ करते हैं। इसी तरह से यूज टू हैव का यूज़ भी मैंने पढ़ाया है। इन दोनों वीडियोस को आप आई बटन में जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर थ्रैश का मतलब था कि पीटना। इसी तरह से आप बीट का यूज़ भी कर सकते हैं। थ्रैश एक नया वर्ड है। अगला वर्ड है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा। अगर दो व्यक्ति के बीच में किसी कारण से झगड़ा हो जाए तो हम यूज करते हैं स्ट्राइफ का। जैसे कि पेपर में आए दिन आप पढ़ते होंगे, दो भाइयों के बीच पैसों के कारण हुआ झगड़ा। तो यहाँ पर झगड़ा होना, उस सेंस में हम स्ट्राइफ का यूज करते हैं। यहाँ पर आइए इसके बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि स्ट्राइफ, झगड़ा, इस पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह से यूज किया जाता है। पैसा झगड़े की एक बड़ी जड़ है। पैसा झगड़े की एक बड़ी जड़ है। अगर आपके पास पैसा है तो झगड़े की जड़ आपने मोल ले रखी है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। तो यहाँ पर किस तरह से पैसों के पीछे झगड़ा होता है आप देखते होंगे। इसी तरह से सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, पैसा जो है वो झगड़े की बहुत बड़ी जड़ है। तो इसका इंग्लिश बनेगा, मनी इज अ मेजर कॉज ऑफ स्ट्राइफ। मनी इज अ मेजर कॉज ऑफ स्ट्राइफ मतलब कि पैसों का एक लड़ाई का बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके पास में पैसा है तो पैसा झगड़े का बहुत बड़ा कारण है। इस सेंस में हम इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इसका दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं, पॉलिटिकल स्ट्राइफ बिटवीन टू पार्टीज। पॉलिटिकल स्ट्राइफ बिटवीन टू पार्टीज मतलब कि आप देखते होंगे कभी कांग्रेस निशाना साधती है, कभी बीजेपी निशाना साधती है, कभी जेडीयू तो कभी दूसरी पार्टी, कभी आप। ये यहाँ पर जो झगड़ा चलता रहता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, उसे भी हम स्ट्राइफ कहकर बोल सकते हैं। जैसे कि किसी भी दो पार्टीज के बीच में झगड़ा होता है तो हम उसे स्ट्राइफ करते हैं, अ पॉलिटिकल स्ट्राइफ बिटवीन टू पार्टीज। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड स्ट्राइफ का, जिसका मतलब होता है झगड़ा। अगला वर्ड है बैंटर। बैंटर का मतलब होता है हंसी मजाक करना। अगर आप बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं तो आप बैंटर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आपका बहुत दिनों बाद उससे मिलना हुआ तो आपने खूब हंसी मजाक किया। जैसे कि इसका एक सेंटेंस मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, मेरा उससे बहुत दिनों बाद मिलना हुआ तो हमने बहुत हंसी मजाक किया। मेरा उससे बहुत दिनों बाद मिलना हुआ तो हमने बहुत हंसी मजाक किया। तब इसका इंग्लिश बनेगा, I happened to meet him after a long time, so we bantered a lot. I happened to meet him after a long time, so we bantered a lot. Sorry, we bantered a lot मतलब कि हमने वहाँ पर बहुत सारी बातचीत की, बहुत हंसी मजाक किया क्योंकि मैं उससे बहुत दिनों बाद मिला था। इस तरह से हम यूज करते हैं बैंटर का मतलब कि हंसी मजाक करना। आप जानते हैं कि कभी कभी हंसी मजाक बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ जाता है। अगर एक इंसान को आप हंसी मजाक कर करके परेशान करते रहे तो वो गरज जरूर जाता है। तो इस तरह से आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, डोंट बैंटर आउट ऑफ द टेम्पर। डोंट बैंटर आउट ऑफ द टेम्पर का मतलब होता है कि उतना ही बोलो जितना कि सहन हो सके, मतलब कि उतना ही मजाक करो जितना कि सामने वाले को सहन हो सके। डोंट बैंटर आउट ऑफ द टेम्पर मतलब कि वो गुस्सा ना हो जाए, इतना मजाक नहीं करना कि वो गुस्सा ही हो जाए, मतलब कि थोड़ा कम, लिमिटेड, उसे हम कहते हैं डोंट बैंटर आउट ऑफ द टेम्पर। अगला वर्ड है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला। जैसे लोगों का काफिला, जानवरों का काफिला, या फिर आप 26 जनवरी को जब परेड देखते हैं तो आकाश में हवाई जहाजों के द्वारा करतब दिखाए जाते हैं, तो प्लेनों का काफिला। तो यहां पर किस तरह से इस वर्ड को यूज करना है आइए समझते हैं सेंटेंस में। हम झुंड में जंगल गए थे मतलब हमारा पूरा काफिला जंगल में गया था, इसलिए हम भटके नहीं। हमारा काफिला जंगल में गया था इसलिए हम भटके नहीं, मतलब हम झुंड में थे इस कारण से भटके नहीं। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश बनेगा, वी वेंट टू द फॉरेस्ट इन कॉन्वॉय, दैट्स व्हाई वी डिडंट गेट लॉस्ट। वी वेंट टू द फॉरेस्ट इन कॉन्वॉय,
that's why we didn't get lost. Oh, we went to the forest in convoy, that's why we didn't get lost. यह सेंटेंस मैंने अमेरिकन शो में सुना था, इसलिए आपको इस सेंटेंस मैंने यहाँ पर रिपीट किया है। वो कुछ इस तरह से कह रहे थे, oh we didn't get lost because we went in convoy, मतलब कि हम यहाँ पर झुंड में गए थे इसलिए हम वहाँ पर भटके नहीं। आप भी अमेरिकन शोज देखा कीजिए, जो भी आपको न्यूज़ दिख जाए कुछ भी, बस इंग्लिश सुना कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से बनाते हैं इसका दूसरा सेंटेंस, द कॉन्वॉय ऑफ कार्स, मतलब कि कारों का झुंड। इसी तरह से द कॉन्वॉय ऑफ टैंक्स, मतलब कि टैंक्स जो होते हैं यहाँ पर आप परेड में देखते होंगे, उस टैंक्स का झुंड अगर आता है तो हम कहेंगे द कॉन्वॉय ऑफ टैंक्स। इसी तरह से द कॉन्वॉय ऑफ शिप्स, भेड़ों का झुंड नहीं, शिप्स मतलब कि जहाज। अगर आपको कहना है भेड़ों का झुंड तो आप उसे हर्ड कहेंगे, अ हर्ड ऑफ शिप मतलब कि भेड़ों का झुंड। लेकिन अ कॉन्वॉय ऑफ शिप्स मतलब कि जो जहाज होते हैं उनका झुंड। अगर आपको ये सारी नाउन पढ़नी है तो आपको ये सारे लेसन मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, थोड़े दिन में मैं इसे अपलोड करने ही वाला हूँ, तो यहाँ पर सारा कलेक्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला वर्ड है वीदर। वीदर का मतलब होता है कहाँ। जैसे आप वेयर कहते हैं ना, उसी तरह से आप वीदर भी कह सकते हैं। वेयर कहें या वीदर कहें, बात एक ही है। इसका मतलब होता है कहाँ। ये एक WH वर्ड है जिसका मतलब है वीदर, मतलब कहाँ। आइए समझते हैं इसे सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Whither are you going, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। Whither are you going। फिर आप कहते हैं I know whither to go। I know whither to go मतलब कि मैं जानता हूँ कहाँ जाना है। I know where to go, उसे आप whither to go कह रहे हैं। I know whither to go मतलब कि मुझे पता है कि कहाँ जाना है। तो कहाँ, इस पर्टिकुलर वर्ड को बताने के लिए आप whither का यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप इस वर्ड को जानते थे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आपके लिए एक हार्ट है। आज का आखिरी वर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको इसका एक मतलब पता होगा लेकिन बाकी के मतलब नहीं पता होंगे, या तो पूरा ही मतलब नहीं पता होंगे। वर्ड है डाउज। डाउज का मतलब होता है आग बुझाना या फिर किसी भी लिक्विड से तरबतर हो जाना। मतलब किसी भी लिक्विड से तरबतर हो जाना इन द सेंस पानी से या परफ्यूम से। अब बहुत भर भर बोतल बढ़िया सेंट लगाया, आपने सुना होगा पीके में गाना, तो उसे हम कहते हैं डाउज। इसी तरह से बत्ती बुझाना, इफ यू टर्न ऑफ द लाइट यू विल यूज द वर्ड डाउज। इतना बड़ा कहने की जरूरत नहीं है, टर्न ऑफ द लाइट सिंपली कीजिए डाउज द लाइट, बस खत्म। यहां पर आइए समझते हैं इसे सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाएगा। टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द लाइट्स। हर एक की जुबान पर जब भी बात आती है लाइट बंद करने की, टर्न ऑफ द लाइट्स, ये क्या है? इसे आप थोड़ा चेंज करके बोलिए, डाउज द लाइट्स। डाउज द लाइट्स मतलब कि बत्ती बुझा दो, लाइट्स बंद कर दो। एक नया सेंस निकल कर आएगा, सामने वाले भी सोचेगा इसने क्या बोला ये। डाउज द लाइट्स अच्छा वर्ड है। मुंबई मार्केट फायर डाउज्ड आफ्टर 48 आवर्स। मुंबई मार्केट फायर डाउज्ड आफ्टर 48 आवर्स मतलब कि यहाँ पर जो मुंबई मार्केट में जो आग लगी थी उस पर कब काबू पाया गया? 48 आवर्स के बाद, मतलब 2 दिन के बाद उस पर काबू पाया गया। तो यहाँ पर डाउज मतलब कि आग को बुझाना, फायर को डाउज करना, डाउज द फायर, उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड डाउज का। जब भी अब पार्टी में जाने की बात आती है, पार्टी में जाते हैं, भर भर बोतल सेंट लगाते हैं, बिल्कुल बन के जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी मम्मी कहती है इतना सेंट मत लगाओ। डोंट डाउज योर सेल्फ इन परफ्यूम। डोंट डाउज योर सेल्फ इन परफ्यूम मतलब पूरा परफ्यूम में मत नहाओ, इतना परफ्यूम मत लगाओ। डोंट डाउज योर सेल्फ इन परफ्यूम, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं परफ्यूम, परफ्यूम का नहीं, डाउज का। डाउज मतलब कि आग बुझाना, बत्ती बुझाना, या फिर किसी भी लिक्विड में सराबोर हो जाना, नहा लेना पानी से या फिर परफ्यूम से। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के वर्ड्स कैसे थे? इसी तरह से और भी वर्ड्स सीखने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपके डाउट्स अच्छे हुए तो मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि आपके डाउट्स जो हैं वो कम्युनिटी टैब में पोस्ट करूँगा आपका नाम डालकर। इसी तरह से वो डाउट्स मेरी वेबसाइट पर भी आपको दिखेंगे आप ही के नाम से, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कमेंट अच्छी हुई तो मैं वहाँ पर ज़रूर पिक करूँगा और आपके कमेंट का आंसर
दूंगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी लेसन पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर डे बाय डे कंटेंट अपडेट हो रहा है। आपको जल्दी एक इंग्लिश का बहुत ही बढ़िया कोर्स मिलने वाला है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।